दोस्तों कैसे हो? मस्त ही होंगे आप तो। पढ़ाई करो, समय वापस नहीं आएगा। गदर देख ली हो तो अब गदर जो एग्जाम में मचा लो और कर लो एक सीट पक्की। आज हम पिछली जेएलओ परीक्षा का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का न्याय निर्णय किया जाता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार में, अपीलीय क्षेत्राधिकार में, मूल क्षेत्राधिकार में या रिट क्षेत्राधिकार में? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मूल क्षेत्राधिकार में। अनुच्छेद 131। संविधान 81वां संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया? ऑप्शन ए है 16 का खंड 4 का, ऑप्शन बी है 16 का खंड 4 ख, ऑप्शन सी 16 का खंड 4 या ऑप्शन डी 15 का खंड 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 16 का खंड 4 ख। अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 14, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 16, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 19, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के बारे में बात करता है। अगला सवाल है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? गलत वक्तव्य को पहचानना है हमको। चल शुरू करते हैं। पहला है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया। तीसरा ऑप्शन है संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों से संबंधित प्रावधान करते हैं। चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों जो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो सही है। जो पहला ऑप्शन है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 31 है तो ये बिल्कुल गलत है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है 20 साल, दूसरा ऑप्शन है 12 साल, तीसरा ऑप्शन है 10 साल और चौथा ऑप्शन है 15 साल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सवाल पूछा गया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। पहले, ये राज्य के सभी अंगों के लिए कार्य करने हेतु निर्देश है। दूसरा, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है। तीसरा, ये भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है। चौथा, राज्य द्वारा उनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा रेट जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 37 में दिया गया है कि न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता नीति निर्देशक के सिद्धांतों के उल्लंघन पर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं तो भारतीय संविधान के जो स्रोत है उनका पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है कोलंबिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए थे। अगला सवाल है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नांकित अनुच्छेदों में समाहित किया गया है। दोस्तों यह अनुच्छेद की रेंज रिलेटेड सवाल है तो ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं जो बोनस मार्क्स दिलाते हैं। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 52 से 71 या ऑप्शन 4 अनुच्छेद 5 से 11। तो ये सीधा सा सवाल है और सीधा सा आंसर है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है संविधान में। अगला सवाल है कि संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 मंत्री परिषद, ऑप्शन 3 न्यायपालिका या ऑप्शन 4 सांसद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 न्यायपालिका, जो है संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान की संरक्षक है।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समाहित किया गया है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आपके बगैर ऑप्शन देखे ही दे देना चाहिए कि इसका सही उत्तर है भाग 4 ऑप्शन 3। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन सशक्त है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्री परिषद या मुख्य न्यायाधीश? तो अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में अभिवृद्धि करने के लिए सशक्त है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 32, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 136, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 226, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 224। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है वो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 32 में सुप्रीम। अगला सवाल है कि और अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपनी निरुद्धि को चुनौती दे सकता है? उत्प्रेषण रिट द्वारा, परमादेश रिट द्वारा, प्रतिषेध रिट द्वारा या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा? तो दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा अवैधानिक रूप से निरोध व्यक्ति अपनी निरोधी को चुनौती दे सकता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है एवं सत्य है। वाले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नांकित अनुच्छेद। अगला सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल्य कर्तव्य में समाहित किया गया है? ऑप्शन 1 51 खंड का काबा, ऑप्शन 2 51 खंड का काटा, ऑप्शन 3 51 का खंड का काडा, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 51 का खंड का काचा। तो दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 51 के खंड का काटा को अनुच्छेद 21 के संदर्भ में मूल कर्तव्य में समाहित किया गया है। अगला सवाल है कि संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार है? ऑप्शन 1 सम्यक अधिकार, ऑप्शन 2 मूल अधिकार, ऑप्शन 3 विधिक अधिकार, ऑप्शन 4 सुखाधिकार। तो दोस्तों, पहले जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था जो 19 एफ में दिया गया था। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया और यह विधिक अधिकार बन गया। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन 3 है। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन युक्ति युक्त प्रतिबंध है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 21, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 14, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 19, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 16। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21, ऑप्शन 1 राइट है, क्योंकि जो शरीर से रिलेटेड जो है प्राण और देश से संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 21 में दिए गए, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 136, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 154, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 132, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 131। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग अनुच्छेद 131 में करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। ये सवाल पहले भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है। परामर्शकारी अधिकारिकता के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 142 में, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 151 में, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 143 में और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 136 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 143 में। इसे आप 143 से याद कर सकते हैं और 143 का मतलब आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। अगला सवाल है किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरोधी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 19, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 16, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 22, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 23। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये प्रावधान है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय पर लागू होती है या आबादकारी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय पर लागू होती है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस अधिकार का भारतीय उच्च न्यायालय उपयोग नहीं कर सकते हैं? इसमें उच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया है।
ऑप्शन 1 है पुनरीक्षण, ऑप्शन 2 है अपील, ऑप्शन 3 है मूल, ऑप्शन 4 है सलाहकारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यह अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अगला सवाल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 21, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 14, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 32, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 19। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नांकित अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। ऑप्शन 1 36 से 51, ऑप्शन 2 52 से 62, ऑप्शन 3 12 से 35, ऑप्शन 4 14 से 29। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में भाग 3 में बताया गया है। दोस्तों, यदि आपके अनुच्छेदों की रेंज क्लियर है तो ऐसे जो सवाल है वो आपको बोनस अंक दिलाते हैं, इसलिए रेंज को भी याद करते चले। दोस्तों, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 कनाडा, ऑप्शन 4 आयरलैंड। दोस्तों, इसका जवाब आपको देना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वह कल जारी किया जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मिलती रहेगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।